हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें आपके दो होते हैं, दैट इज़ अ फार्मास्यूटिकल फैक्टर एंड जो फार्माको टेक्निकल फैक्टर्स। तो अगर फार्मास्यूटिकल फैक्टर की बात की जाए तो उसके अंदर भी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं ड्रग सब्सटेंस की। तो फिजियो केमिकल में भी जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट हो गया, पार्टिकल साइज़ हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, सीडो पॉलीमॉर्फिज्म, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, पीके वैल्यू, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच हो गया, ड्रग स्टेबिलिटी हो गई, स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। दूसरा फार्माको टेक्निकल फैक्टर में डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, आपका मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स जो ऐड कब करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, प्रोडक्ट का एज और स्टोरेज। तो अब हम वन बाय वन जितने भी फैक्टर्स आपको बताएं इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे पहला हमने बताया ड्रग सॉल्युबिलिटी और ड्रग डिसोल्यूशन रेट। ड्रग की सॉल्युबिलिटी, तो देखिए अगर मान लीजिए आपका जो भी ड्रग सब्सटेंस है अगर वो हाईली सॉल्युबल होगा तो उसका डिसोल्यूशन रेट भी फास्ट होगा एज़ पर दी नोवे-विटने इक्वेशन। हम नोवे-विटने इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने नोवे-विटने इक्वेशन पढ़ी होगी, जैसे dc/dt इज इक्वल टू के CS माइनस CB होता है ना। तो देखिए डिसोल्यूशन रेट हम ये कहते हैं ना कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर मान लीजिए ड्रग का कंसनट्रेशन हाई है तो उसका डिसोल्यूशन रेट भी आपका हाई होगा, ड्रग का कंसनट्रेशन कम है तो डिसोल्यूशन रेट भी कम होगा। तो अगर ड्रग की और जो आपका डिसोल्यूशन रेट होता है वो सॉल्युबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे कि आप ये दो क्रिटिकल फैक्टर्स हम दिखा रहे हैं, जैसे जैसे अभी आप इसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि आपका जो बायोफार्मास्यूटिकल BCS क्लासिफिकेशन होता है उसमें हम इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम ये देख सकते हैं ना, ड्रग को 4 भाग में डिवाइड किया गया सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो BCS क्लासिफिकेशन ये कहता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 टाइप की ड्रग्स होती हैं। सॉल्युबिलिटी पहले क्लास 1 की हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, तो उनका एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है, वेल एब्जॉर्ब्ड होंगी। और रेट लिमिटिंग स्टेप्स जो भी एब्जॉर्प्शन होगा दैट इज़ अ गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होगा। एग्जाम्पल में हम ड्रग डायज़ेपाम दे रहे हैं। सेकेंड क्लास में हम सॉल्युबिलिटी में ये देखेंगे कि लो होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए उनकी, एब्जॉर्प्शन पैटर्न वेरिएबल होना चाहिए, रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन में क्या होना चाहिए, डिसोल्यूशन होना चाहिए, आपका डिसोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल में निफिडिपिन होता है आपका, जो थर्ड होता है क्लास, जो भी थर्ड क्लास होता है BCS का, उसमें क्या होता है सॉल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है, और जो एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है वेरिएबल होता है, और जो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप एब्जॉर्प्शन में वो परमेबिलिटी है, हमारे इसमें है परमेबिलिटी है। एग्जाम्पल में इंसुलिन है आपकी आ रही है। फोर्थ जो क्लास होता है दैट इज़ अ लो, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, परमेबिलिटी भी लो है, एब्जॉर्प्शन पैटर्न जो है तुम्हारा वो पुअरली सॉल्युबल है, और जो रेट लिमिटिंग स्टेप है एब्जॉर्प्शन में वो केस बाय केस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम टैक्सॉल ले लेते हैं अपना, ये हमारा BCS क्लासिफिकेशन है। उसके अकॉर्डिंगली हमने ड्रग को दिखाया है कि कौन कौन सी ड्रग किस फॉर्म में होती हैं। तो देखिए ड्रग की सॉल्युबिलिटी के बहुत ज़्यादा, ड्रग बहुत हाईली सॉल्युबल होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होगा, ऑनसेट एक्शन होगा। अगर डिसोल्यूशन की बात की जाए तो डिसोल्यूशन अगर मान लीजिए बहुत हाई रेट ऑफ डिसोल्यूशन बहुत हाई है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एब्जॉर्प्शन भी आपका बहुत ही हाई होगा। दूसरा हम ये बता रहे हैं आपको, दूसरा ये हमारे है पार्टिकल साइज़ और उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो पार्टिकल साइज़ और इफेक्टिव सरफेस एरिया ये क्या होता है, दोनों के दोनों दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दूसरे के। अगर मान लीजिए पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा होगा तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज़ छोटा, पार्टिकल साइज़ बड़ा तो सरफेस एरिया कम। ये हमारा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर देखिए आप क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम देखते हैं, तो अगर मान लीजिए पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटे हैं, माइनर पार्टिकल्स हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा। और अगर सरफेस एरिया बहुत ही आपका ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ऑनसेट एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। ये हमारा जो है कोरिलेशन होती है एब्जॉर्प्शन की पार्टिकल साइज़ और इफेक्टिव सरफेस एरिया में।
थर्ड हम बता रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म एमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, और जो इनका जो द डिफरेंट फॉर्म मतलब ऐसे हमारे सब्सटेंस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा क्रिस्टल लैटिस में हमारा एग्जिस्ट करते हैं, उनको ही हम पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फ दो टाइप के होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होता है, मोनोट्रॉपिक होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब देख लीजिए, तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बता दिया। जो पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं उनकी फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब जितने फैक्टर्स होते हैं वो सब इनके रिस्पेक्ट में हम इनको निकालते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट होते हैं। और भी जैसे आपका ये सब तो हमारे स्टेबिलिटी के हम अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। एक आपका होता है एमॉर्फिज्म, जो एमॉर्फिज्म कंपाउंड्स होते हैं, जैसे में उनके में कोई मतलब ऐसे एमॉर्फस ऐसे हमारे फॉर्म होता है जिसमें कोई भी इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या होते हैं? एमॉर्फस कंपाउंड होते हैं, जिनमें कोई भी हमारा इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं होगा, दैट आर एमॉर्फस। तो अब पर देखिए, अगर हम डिसोल्यूशन ऑर्डर की बात की जाए, हम एक आपको जनरल बता रहे हैं डिफरेंट सॉलिड फॉर्म का। तो पहले तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसका होता है? एमॉर्फस का होगा। उससे कम हमारा मेटास्टेबल का होता है, उससे कम हमारा स्टेबल का होता है। ये एब्जॉर्प्शन पैटर्न है, इनका डिसोल्यूशन पैटर्न है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सीडो पॉलीमॉर्फिज्म। तो सीडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? सीडो पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, वो कोई भी क्रिस्टल फॉर्म है ड्रग की, वो हमारा या तो पॉलीमॉर्फ होगा, इधर भी या तो पॉलीमॉर्फ होता है या तो मॉलिक्यूलर एडिटिव होता है, या तो दोनों हो सकता है। या तो कोई भी मान लीजिए कोई भी ड्रग का क्रिस्टल है, या तो पॉलीमॉर्फ होगा या तो मॉलिक्यूलर एडिक्ट होता है, या तो दोनों हो सकता है। जो भी हमारा स्टीरियोमेरिक टाइप का एडिक्ट होता है, मतलब ऐसा टाइप का स्टीरियोमेरिक टाइप का एडिक्ट विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब हम ये कह रहे हैं जिसमें हम जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपना क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सॉलिड के अंदर इनकॉर्पोरेट करा दें। मतलब एक ऐसा क्रिस्टल, ऐसा फॉर्मेशन हम तैयार कर रहे हैं जिसमें क्या करा रहे हैं, हम अपना जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स की लैटिस है, उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, तो उससे सॉल्वेट बोलते हैं। और जो ट्रैपिंग एंड द ट्रैप्ड सॉल्वेंट जो कि, और जो आपका ट्रैप सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट इसके अंदर ट्रैप हो गया ना, उस सॉल्वेंट को हम क्या कह रहे हैं? सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब यही जो सॉल्वेट हमने आपको बताया ना, ये जो सॉल्वेट होता है वो डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे ही हम सीडो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब ये जो सॉल्वेट होता है वो मोर देन डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म लैटिस के फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो उसे हम सीडो पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को सीडो पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ये हमारा क्या होता है? सीडो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सीडो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम यही बता रहे हैं कि जनरली जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है ड्रग का, उसकी ज़्यादा एक्वस स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए ऐसा हमें एनहाइड्रस ड्रग है, मतलब वाटर की उसमें कमी है, उसमें एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ड्रग की ज़्यादा होती है दैन द हाइड्रस के कंपेरेटिवली। सही बात है, क्योंकि उसमें पानी की कमी होती है, उसमें पानी की नीड होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से उनका एब्जॉर्प्शन होगा, उनका डिसोल्यूशन होगा, सॉल्युबिलिटी होगी इनकी। तो इन्होंने ये ऐसे बताया कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, पॉलीमॉर्फ या सीडो पॉलीम होते हैं, उनमें क्या होता है? द सॉल्वेट टू डिफर फ्रॉम दी, मतलब सॉल्वेट होता है वो क्वाइट डिफर होता है इनसे। इन्होंने ये बताया इनका फास्ट ऑनसेट एक्शन होता है। जो सीडो पॉलीमॉर्फ बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डिसोल्यूशन को फास्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग में क्या होता है? भाई ड्रग जो होती हैं या तो वीक एसिड होती हैं या तो वीक बेस होती हैं। ऑन ईच साइड अगर हमें अप्रोचेज अच्छी ईजीली, अगर उसका सॉल्बिलिटी इन्हांस करनी है, डिसोल्यूशन रेट को हमें बढ़ाना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? ड्रग को हमें सॉल्ट का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरली ये देखा गया है कि जो वीक एसिड होती हैं, वीक एसिड ड्रग्स होती हैं, उनका हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम जो सॉल्ट्स होते हैं ऑफ बारबिचुरेट्स या सल्फोनामाइड्स के हो गए। और जो भी वीक बेसिक ड्रग्स होती हैं उनका हम क्या करते हैं? सॉल्ट प्रिपरेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट के साथ में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड्स हो गए, सल्फेट सॉल्ट हो गए, इन सब के थ्रू हमें किया जाता है। ये हमने सॉल्ट फॉर्म बता दिया आपको, जो भी सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग का है सॉल्ट फॉर्म वो बताया गया। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें कि लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। जो ड्रग की लिपोफिलिसिटी होती है ना, उसके बारे में बात डिस्कशन किया गया कि तो ड्रग का पीके या लिपोफिलिसिटी, या हम ये कह सकते हैं GI, pH
पार्टीशन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये बताया कि जैसे कि मान लीजिए पीएच पार्टीशन थ्योरी ये कह रही है कि इन सिंपली एक्सप्लेन अगर की जाए तो हम ये कह सकते हैं ऐसी प्रोसेस होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन की जहाँ पे जीआईटी जो होता है और डिस्ट्रीब्यूशन उनका होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस से डिफ्यूज़न मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का। एक हमारी ये थ्योरी ये कहती है जो भी ड्रग कंपाउंड होते हैं उनका जो मोलिकुलर वेट अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा है तो उनका जो भी मेम्ब्रेन आपकी है ना बायो मेम्ब्रेनस मेम्बर्ड मेम्ब्रेन है उसके थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले होगा, वो भी किसके थ्रू, पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू। और जैसे कि आपने ये बताया ना कि पीके वैल्यू निकालते हैं हम और हम लिपिड सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, हम अनआयनाइज्ड ड्रग की पीएच ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट का पीएच निकालते हैं। अगर ड्रग का पीके या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये पीके दैट इज़ अ डिसोसिएट कांस्टेंट होता है, वो निकालना अगर हमें ड्रग का है, या जो पीएच है फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन साइट पे वो निकालना है तो हम क्या करते हैं हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं अपना पीके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फॉर वीक एसिड हैं तो उनके लिए क्या होता है पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग में ब्रैकेट में आयनाइज्ड ड्रग अपॉन में अनआयनाइज्ड ड्रग। और अगर हमें वीक बेस की बात करनी है तो उसमें क्या करेंगे पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन में आयनाइज्ड ड्रग। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपना हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन के थ्रू के वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड दोनों केसेस में हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली इसकी पीके वैल्यू निकालने की। अगर वीक बेसिस हैं वीक ड्रग्स हैं उनके केसेस की बात की गई। और अगर ठीक है ये तो हमने बात कर ली, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो हमें लिपोफिलिसिटी एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। नहीं इसका अगर हम लिपोफिलिसिटी की बात फिर से करें तो उसमें HLB स्केल होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं ड्रग का फ्रॉम ऑप्टिमम बायोबिलिटी के ड्रग का स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं अगर HLB स्केल की बात की जाए उसके थ्रू। और जैसे अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है ड्रग की स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपका ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग है जो ओरली यूज़ की जा रही है तो वो डिस्टेबलाइज हो सकती है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है अगर वो ओरली यूज़ की जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है उनकी वजह से या तो जीआईटी में चली गई उसकी वजह से उनकी कभी कभी ड्रग होता है ना प्रॉपर्ली अपना उसको देख पर उसकी शेल्फ लाइफ की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो दो मेजर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो ये स्टेबिलिटी उसकी मतलब कम हो गई, इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उसकी वेबिलिटी बहुत कम हो, बहुत ही पुअरली होनी चाहिए, पुअरली हुई मतलब ओरल वेबिलिटी अच्छी नहीं हुई ड्रग की, उसकी वजह से या तो क्या हुआ जो ड्रग का एक्टिव फॉर्म था वो डिग्रेडेट हो गया, ख़राब होने लगा। दूसरा ये हो सकता है, या तो हमारा ये हो सकता है कि जो ड्रग है वो दूसरे कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड से इंट्रैक्ट करके कुछ और ही बना लें, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स तैयार कर ले जो कि हमारा क्या हो पुअरली सॉल्युबल हो या तो अनएब्सॉर्ब्ड हो, मतलब पुअरली सॉल्युबल हो, सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है, एब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है जाके पर्टिकुलर साइट पे जाके, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है हमारी ड्रग के केसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। तो स्टीरियोकेमिकल नेचर में हम ये बता रहे हैं ना जो भी कैरल ड्रग्स होती हैं, कैरल मतलब ऐसे जिनमें चारों साइड पे ऐसे कार्बन जिसमें चारों साइड पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है 60% मेजॉरिटी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे जो भी हमारे मार्केटेड में आते हैं रेसिमेट मिक्सचर्स आते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स जो भी होते हैं वो फार्माकोलॉजिकली इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही पोटेंट होते हैं। उनकी अगर निकाला जाए तो मतलब उनकी कैरेलिटी अच्छी होती है, स्टीरियोकेमिकल नेचर अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पूरी वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये तो अभी तक हमने बात कर ली जो भी आपके फैक्टर्स थे उनकी बात कर ली, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं जो भी हमारा डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक या फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है, जो जिसको हम ये कह रहे हैं ना फार्माकोटेक्निकल फैक्टर। तो फार्माकोटेक्निकल फैक्टर में पहला है डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम में हम क्या बता रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा होता है। किस केसेस में होता है कि मान लीजिए डोजेस फॉर्म टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, उनके फॉर्म में हो गया, या तो हम ये कह सकते हैं कि इन विट्रोली अगर मान लीजिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम ये कराते हैं तो इन विट्रो अगर मान लीजिए इन विट्रो हम डिसइंटीग्रेशन ड्रग करा रहे हैं तो उसमें ड्रग की बायोबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जो डिसइंटीग्रेशन जो भी ड्रग के पार्टिकल जिनका डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो अगर डिसॉल्व नहीं हो पाए उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्ली डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाए, उनका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्टिव साइट पे वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे।
उनकी बैरबिलिटी बेकार हुई सब्सिक्वेंटली, या जो भी मान लीजिए कोटेड टैबलेट्स होती हैं उनमें स्पेशली ये देखा जाता है कि उनका DT जो होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम, उनमें क्या होता है फ्लक्चुएशंस आती हैं प्रॉपर्ली लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम का डिसइंटीग्रेशन टाइम चलता है। अगर रैपिडली हमें डिसइंटीग्रेशन देखना है उसके में हम ये देखते हैं इज़ टाइम इम्पॉर्टेंट इन दी थेरेपेटिक एक्टिव, मान लीजिए थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए DT हमारा क्या होता है टैबलेट का डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ बाइंडिंग, हम डायरेक्टली हमारा अमाउंट ऑफ बाइंडर जो भी होता है, जो भी हमारे कंप्रेशन फोर्स में अवेलेबल होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और हम ये भी बोल सकते हैं जो भी फॉर्मुलेशन में हम जो भी डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं उसके इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो क्या करता है फॉर्मुलेशन के अंदर डिसइंटीग्रेशन टाइम को एडअप होता है, उसको इम्प्रूव करने का काम करता है जो भी हम डिसइंटीग्रेंट ऐड करते हैं। तो अब तो ये डिसइंटीग्रेशन की बात करिए, डिसोल्यूशन टाइम की। दूसरा डिसोल्यूशन टाइम तो हम जानते हैं वही डिसोल्यूशन रेट निकालते हैं डिसोल्यूशन टाइम, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, जितना कम होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा हमारे ड्रग का। अगला यही है, इसको हम वही नोवेट ने इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं जो हम आपको अर्लियर में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है हमारा फार्मूलेशन या मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स हो गए जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे थे कंटेंट के लिए, जो भी उनकी बात की गई थी फॉर्मूलेशन वेरिएबल्स। जो भी जैसे फार्मास्यूटिकली इंग्रेडिएंट है ना, जो भी नहीं फार्मास्यूटिकली इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सीपिएंट या एडजुवेंट जो भी ऐडअप कर रहे हैं, तो देख लीजिए जो भी अगर कोई भी ड्रग है वो ओरिजिनल फॉर्म में है, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रिपेयर करके ले जा रहे हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ़ चीज़ें नॉन कंपोनेंट जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें जो जिनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल मतलब एक्टिविटी नहीं होती उनको भी हम यूज़अप करते हैं, उन्हें ही हम एक्सीपिएंट करते हैं। एक्सीपिएंट क्या करता है शेल्फ लाइफ के लिए उन सब चीज़ों के लिए मतलब ज़्यादा वो हमारा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपनी ड्रग फॉर्मुलेशन बहुत मोर नंबर ऑफ एक्सीपिएंट ऐड कर लिए तो हमारा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वो एब्जॉर्प्शन को वायबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी ड्रग में। तो ये इसे हमने बहुत सारे जो भी आपके जितने भी हमने एक्सीपिएंट बताए उनमें एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, जैसे डाइल्यूएंट हो गया, फिलर्स होते हैं, बाइंडर हो गया, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स हो गए, डिसइंटीग्रेंट हो गए, लुब्रिकेंट, कोटिंग और सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफायर हो गया, बफर्स हो गए, सरफेक्टेंट, कम्प्लेक्सिंग एजेंट, कलर, स्वीटनर, क्रिस्टल, ग्रोथ इनहिबिटर्स हो गए, ये सब हम ऐड अप करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन में और ये देखते हैं मतलब उनका क्या क्या इफेक्ट है। तो जैसे व्हीकल्स हैं, आप एक एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं कि व्हीकल्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, बहुत ही मेजर ओरली मतलब कि लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, हम क्या करते हैं कभी कभी व्हीकल्स में को सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपाइल ग्लिसरॉल हम ऐड कर देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं वेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम हम यूज़ करते हैं, इसमें वेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम को सॉल्वेंट कभी कभी यूज़ कर देते हैं, हम सॉल्बिलाइज़र ऐड कर देते हैं सॉल्बिलिटी इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 2-in-18 हमने ऐड कर दिया तो वो सॉल्बिलिटी को इंप्रूव कर देता है। एक्वस व्हीकल जो भी होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सॉल्बिलाइज़र इंक्रीज़ कर देते हैं, उसमें ऐड अप कर देते हैं। और भी हम जैसे डाइल्यूएंट की बात करते हैं तो डाइल्यूएंट में भी टैबलेट में जो डाइल्यूएंट हम ऐडअप करते हैं वो भी मतलब बल्क में डाइल्यूएंट 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी जैसे अगर मान लीजिए आपका हाइड्रोफिलिक पाउडर है वो बहुत ही अच्छा, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा बहुत ही यूज़फुल होता है डिसोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अगर हमारी जो भी ड्रग है वो पुअरली वाटर सॉल्युबल है उस केस में, या हाइड्रोफिलिक ड्रग है उस केस में, जैसे स्प्रिंगनोलैक्टोन्स होते हैं ना उनके लिए हम बेसिकली दिखा रहे हैं। बाइंडर की बात करें ग्रेनुलेटिंग एजेंट के लिए तो वो भी हमारा यूज़ किए जाते हैं होल्ड अप करने के लिए, ग्लैन्यूल्स को कोहेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो भी बाइंडर्स होते हैं वो मतलब बाइंडर्स में भी हम सेलुलोज होता है, स्टार्च, ये सब यूज़ करते हैं ना, जो शुगर सोल्यूशन ये सब ऐड अप करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए आपने बहुत लार्ज अमाउंट में बाइंडर यूज़ कर लिया तो वो हार्ड कर देगा, हमारी हार्डनेस कर देगा तो डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन रेट जो भी हमारी होगी वो घट जाएगी। मतलब इसलिए हमें बाइंडर भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइंडर यूज़ नहीं करना है। डिसइंटीग्रेंट जो भी यूज़ करते हैं, डिसइंटीग्रेंट क्या करता है हमारा, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं टैबलेट की, जिससे कि वो ब्रेकिंग डाउन ना हो पाए ज़्यादा, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो जितने भी देखा गया है कि डिसइंटीग्रेंट होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर वाइज होते हैं, तो अगर हमने अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेंट को अगर मान लीजिए कम कर दिया तो वायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो ये भी है कि इनका अमाउंट भी हमें कम नहीं करना है, डिसइंटीग्रेंट का वायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ओवरऑल हमारा एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट आएगा।
लुब्रिकेंट जो होते हैं उनका भी इफेक्ट देखा जाता है। लुब्रिकेंट भी हमें प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करने हैं। कोटिंग के लिए जो अगर कोटिंग के लिए देखा जाए तो डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। सबसे ज़्यादा एंट्रिक कोटिंग का होता है, फिर शुगर कोटिंग का, फिर नॉन एंट्रिक फिल्म कोटिंग का डिसोल्यूशन होता है। इस रेशियो में हमारा मतलब कि इस प्रपोर्शन में हमारा कोटिंग का वो दिखाया गया हमने डिसोल्यूशन रेट। ये हो गया। ये सब तो हमने आपको एडिटिव्स बताया, इनका क्या क्या रोल हो रहा था वो बताया गया। अब एडिटिव्स के बारे में बात करते हैं, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो नेक्स्ट पॉइंट था ना नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो इसमें हम ये देख रहे हैं नेचर एंड टाइप में कि कौन कौन सा टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म है, उनका क्या क्या नेचर है, कैसे क्या वर्क कर रही हैं, वो हमने आपको दिखाया। तो जनरली ये देखा गया है, अगर जनरल वे में बात की गई कि अगर हम बायोबिलिटी और डिफरेंट डोजेस फॉर्म की देखें तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी सॉल्यूशन फॉर्म की होती है, फिर इमल्शन की होती है, उसके बाद जो सस्पेंशंस होते हैं उनकी होती है, सस्पेंशन के बाद कैप्सूल्स की होती है, देन टैबलेट की, देन कोटेड टैबलेट्स की, देन एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स की, फिर सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट की। इस रेशियो में हमारा क्या होता है, बायोबिलिटी होती है डोजेस फॉर्म की, डिफरेंट डोजेस फॉर्म की। अब देखिए हमने बायोबिलिटी बता दी ये होती है। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा मतलब इसके अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि जो एब्जॉर्प्शन होगा सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ही पोटेंट होता है और हमारा ऑनसेट एक्शन देगा, बहुत जल्दी एक्शन देगा, ये दिखाया गया। लेकिन मैंने आपको एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। सबसे पहले टैबलेट का दिखाया उसका, फिर देन उसका डिसइंटीग्रेशन दिखा के ग्रैन्यूल्स बनाए, कैप्सूल्स का दिखाया उसका डिसोल्यूशन करके हमने ग्रैन्यूल्स बनाए। आफ्टर दैट पाउडर का दिखाया तो फाइन पार्टिकल्स, सस्पेंशन का दिखाया फाइन पार्टिकल्स, इमल्शन, डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, ड्रग इन सॉल्यूशन बताया, देन इन ब्लड इन। तो हमने ये देखिए पूरा आपको ओवरऑल दिखाया कि स्लोअर से फास्टर, इतना ऊपर स्लोअर एब्जॉर्प्शन होना था, नीचे यहाँ पे फास्टर एब्जॉर्प्शन दिखा दिया। तो एक टाइप का हमने आपको एक आउटलाइन दिखा दिया कैसे क्या क्या हो रहा है डिफरेंट डोजेस फॉर्म में, कैस टाइप का एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन। तो प्रोडक्ट की एज है, उसकी स्टोरेज कंडीशन पे भी हमारा एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है। मान लीजिए बहुत ही पुराना प्रोडक्ट हो गया, उसकी मान लीजिए उसमें बहुत सारी, अगर मान लीजिए बहुत पुराना प्रोडक्ट है तो उसमें एडवर्स रिएक्शन क्रियाज हो सकती हैं, कुछ रिएक्शंस हो गई, उसकी बायोबिलिटी कम हो गई, उसका आपका जो सेल्फ लाइफ थी वो ख़त्म हो गई, तो वो हमारे बायोबिलिटी पे अफेक्ट करेगा। बायोबिलिटी पे अफेक्ट करेगा तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन पे भी अफेक्ट करेगा। मान लीजिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में जो आपका ऑप्टिमम चाहिए होती है, जो भी एज़ पर रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड, वो ना प्रोवाइड हो के हमने चेंज कर दी, फ्लक्चुएट कर दी, पार्टिकल साइज़ चेंज हो गया, या उसका रेजोल्यूशन नहीं प्रॉपर हो पाया, या स्टोरेज में हमने क्या करा उसमें डिफरेंट, जैसे हमें ह्यूमिडिटी इतनी चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए रखना है, उतना ना रख पाया, वैसे हम मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कुछ भी आ गया प्रोडक्ट के अंदर, तो वो क्या करता है हमारी एब्जॉर्प्शन या बायोबिलिटी ऑफ अ ड्रग को ओवरऑल अफेक्ट करता है, उसे डिक्रीज़ कर देता है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन और जो भी हमारा मतलब उसका स्टोरेज कंडीशन, प्रोडक्ट की एज, वो भी हमारा ओवरऑल क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, डिक्रीज़ करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।